लिखो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमारे पास है, वो हमें बोल रहा है कि विच स्ट्रेटजी विच स्ट्रेटजी रिड्यूसेस द मीथेन इमिशंस ना। मीथेन के इमिशन को हम कैसे जो है ना वो कम जो है ना वो कर सकते हैं ना, यानी जो मीथेन इमिशन हमारे पास होता है उसको हम किस तरीके से जो है ना वो कम वो कर सकते हैं। देखो, मीथेन नॉर्मली निकलता है लाइफ स्टॉक से ना। जो ज़्यादा ये काइम बैल होते हैं ना, इससे मीथेन आता है। जो काइम बैल होते हैं नॉर्मली इनसे मीथेन आता है। इनका जो डंग होता है, जो वेस्ट होता है, इससे वो निकलता है। अगर आपने मीथेन का इमिशन को कम करना है तो आपने इसको बोलते हैं लाइफ स्टॉक ना, यानी कि जो हम जो कैमबेल पालते हैं, ठीक है, फिर वो खुद से जो है ना आता है ना। ठीक है। तो अगर आपने मीथेन का इमिशन कम करना है तो जो ओनली सोर्स है मीथेन की वो यही होती है, जो एनिमल्स होते हैं इनके पतंग वगैरह से आता है ना। ठीक है, जो ये वेस्ट करते हैं, इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है। तो अगर आपने मीथेन की इमिशन को कम करना है तो आपने इन्हीं को पालना को कम करना पड़ेगा ना से। तो रिड्यूस रिडक्शन इन द लाइफ स्टॉक। Compound P is an alcohol. Compound P is an alcohol with the molecular formula C4H10O. How many structural isomer are there for the compound P? देखो, ये वाला क्वेश्चन की कंसेक्यूटिव आ रहा है और C4 के ही जो है ना वो ज्यादातर इसमें आते हैं ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 कार्बन्स हो गए। ठीक है। अब इसमें ये कि हमारा, अब देखो यहाँ पे कोई वो नहीं है, ब्रांच अनब्रांच वाला चक्कर नहीं है ना। अब जितने चाहो जैसे चाहो आप जो है ना वो बना सकते हो। तो वैसे मैं आपको बता दूं, अगर ब्रांच और अनब्रांच वाला चक्कर नहीं हो और फोर्थ कार्बन हो ना, तो चाहे हेलो एल्केन हो या एल्कोहल हो, चार आइसोमर को बनते हैं। सही है। अगर फोर्थ कार्बन हो नॉर्मली, ये समझो कि 99% फोर्थ कार्बन का आता है। तो अगर फोर मेरे पास कार्बन है, हेलो एल्केन है या फिर एल्कोहल है, तो उसके फोर ही जो है ना आइसोमर्स जो है वो बनते हैं। और अगर वो बोले कि स्ट्रेट चेन वाले बनाओ, सही है, अनब्रांच ना हो, तो वो जो है वो दो बनते हैं। सही। तो अब ये वो कैसे बनेगा भाई, एक में OH यहाँ पर आ जाएगा और एक में जो है ना OH में यहाँ पे को लगा दूंगा। ये दोनों अलग अलग हैं, मैंने ये बनाए ऐसे, लेकिन हैं ये दोनों अलग अलग। तो ये दो आइसोमर्स हो गए। दो जो है ना ये आइसोमर्स हो गए, और फिर दो आइसोमर्स क्या होंगे कि मैं इसको ब्रांच में चेंज कर दूं। जो चेन है फोर वो कार्बन्स की, उसको मैं ये ब्रांच में चेंज कर दूं। तो एक में जो है ना यहाँ पर आ जाएगा और एक में यहाँ पर आ जाएगा। या तो यहाँ पर होगा या फिर जो है ना यहाँ पर आ जाएगा, और फिर स्ट्रेट चेन में ये आ जाएगा। ठीक है, 1 and 2। तो ये तो टोटल चार आइसोमर हो गए। अब चाहे हेलो अल्केन हो चाहे अल्कोहल हो, जिसमें भी चार वो कार्बन दिए हुए होंगे उसमें इसी वो तरह से हमारे पास होगा। सही। चार आइसोमर्स बनेंगे। अब वो बोल रहे हैं कि भाई एल्केन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द क्लोरीन। Alkane undergoes a substitution reaction with the chlorine, which Ross shows two correct statement about the reaction between the alkanes and the chlorine। ठीक है। अब बोले कि भाई एल्केन का अंडर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता कैसे। ठीक है। देखो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3, जैसे कोई भी एल्केन है ना, मैंने ये वाला एल्केन ले लिया ना, बल्कि बहुत ही वो सिंपल वाला ले लेते हैं। ठीक है। अब इसमें क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे Cl2 है, ClCl है, तो एक क्लोरीन जो है ना एक एच को रिप्लेस कर लेगा यहाँ पे, यानी दोनों एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो ये बन जाएगा, अब ये एच के बदले क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो ये हो गया HCl। और अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है ना यहाँ पे जो वो यूज है। ठीक है। अब वो बोले कि विच रॉ शोज द टू करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यानी किस रॉ की ठीक है इस रिएक्शन के बारे में। अब कार्बन एटम इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, कार्बन ही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है बाय क्लोरीन ना, तो ये गलत हो गया। ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में ही जो है ना ये गलत हो गया। अच्छा, द रिएक्शन रिक्वायर्स थर्मल एनर्जी, नहीं, थर्मल हीट एनर्जी नहीं चाहिए होती है, अल्ट्रा वायलेट कोलाइट चाहिए होती है। तो दोनों ऑप्शन जो है इसकी वो गलत हो गए ना। फिर बी में बोल रहे हैं हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम, यस इट इज करेक्ट। एंड द रिएक्शन रिक्वायर्स अ थर्मल एनर्जी, नहीं भाई, थर्मल एनर्जी नहीं चाहिए होती है। सही है।
थर्मल एनर्जी नहीं चाहिए होती है। अल्ट्रा वायलेट लाइट, यूवी लाइट लिखा है ना, यूवी लाइट चाहिए होती है ना। ठीक है। फिर देन उसके बाद बोले आ कार्बन एटम इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम, ये तो पहले ही वो गलत हो गया ना, छोड़ो। फिर डी में क्या बोल रहा है, डी के सारे ऑप्शन इसके ठीक होंगे क्योंकि ए बी सी वो गलत होगा, तो दैट सी बात है डी आंसर होगा। अब वो क्या बोले, डी में हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड द रिएक्शन रिक्वायर्स अल्ट्रा वायलेट लाइट, यस। तो दोनों ऑप्शन ठीक है, ठीक है, तो डी इज माय आंसर, ठीक है। अच्छा देखो, वो बोल रहा है कि भाई मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड C4H6 इज शोन। अब देखो ये मेरे पास एल्कीन है ना, दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं। वो बोल रहा है कि भाई दिस मॉलिक्यूल अंडरगोज टू सेपरेट एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। अब वो दो सेपरेट एडिशन रिएक्शंस जो है ना वो कर रहा है ना, इट अंडरगोज टू सेपरेट एडिशन रिएक्शंस, अब दो एडिशन रिएक्शंस वो कर रहा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई इट अंडरगोज एन एडिशन रिएक्शन विद एक्सिस ब्रोमीन एंड विद द स्टीम। ब्रोमीन के साथ करेगा तो दोनों जगह पे ये ब्रोमीन आ जाएगा, डबल बॉन्ड वो टूट जाएगा, Br Br आ जाएगा, और जब H2O स्टीम के साथ करेगा तो ये अल्कोहल हो जाएगा फॉर्म। सही। भाई अगर डबल बॉन्ड है ना, अगर ये ब्रोमीन के साथ कर रहा है तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और दोनों वैलेंसीज पे Br Br आ जाएगा, और वो ये ब्रोमीन के साथ कर रहा है। लेकिन अगर वो H2O के साथ कर रहा है, स्टीम के साथ कर रहा है, तो एक पे एच और एक वैलेंसी पे हो एच आ जाएगा, यानी अल्कोहल को बन जाएगा। यानी ब्रोमीन के साथ ये क्या बनेगा, ब्रोमीन के साथ बनेगा हेलो एल्केन यानी ब्रोमो एल्केन, ठीक है। और स्टीम के साथ बनता है अल्कोहल, और आपको उसकी कंडीशन भी वो याद होंगे, यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि क्या पता आपके टाइम में कंडीशन आ जाए। ठीक है, हेलो एल्केन के साथ तो कोई भी वो कंडीशन नहीं होती, लेकिन अल्कोहल के साथ होती है। अल्कोहल के साथ आपको ये तो स्टीम होती है, ये लिखा हुआ है, साथ साथ आपके पास कैटलिस्ट चाहिए होता है H3PO4, और टेम्परेचर होता है अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर होता है 60 atm। ये कब है, जब आपका अल्कोहल बना, जब H2O के साथ रिएक्शन कर रहे हो। अब वो बोल रहा है कि भाई अब वो बोल रहा है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ C4H6 रिएक्ट विद डैश ऑफ ब्रोमीन, यानी कितने वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन जो वो करेगा। जाहिर सी बात है भाई, अगर मैं सेपरेट, उसने कहा ना कि सेपरेट ये रिएक्शन है ना, सेपरेट यहाँ पे रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि सेपरेट रिएक्शन हो रहा है, तो दैट मीन्स के दो डबल बॉन्ड है तो दो ये ब्रोमीन चाहिए होंगे ना, क्योंकि दोनों जगह पे ये ब्रोमीन ब्रोमीन आके ये हेड हो जाएगा। यहाँ पे भी ब्रोमीन, यहाँ पे भी ब्रोमीन, यहाँ पे भी ब्रोमीन। तो जब एडिशन रिएक्शन होगा तो दो हमें Br2 चाहिए होंगे ना, दो मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, दो Br2 चाहिए होंगे, क्योंकि दो जो है वो डबल बॉन्ड है, तो टू मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए। फिर उसके बाद टू में क्या बोले, व्हेन C4H6 रिएक्ट विद द स्टीम डैश इज फॉर्म, एल्कोहल बनता है ना भाई, ठीक है। तो एन एल्कोहल इज फॉर्म, सो द आंसर इज सी। फिर देन उसके बाद बोल रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल इज करेक्ट। एन अल्कोहल विद द टू कार्बन एटम इन ईच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मिथेनॉल। मीथ, अगर आगे कुछ भी लिखा है क्या, मीथ है। मीथ का क्या वो मतलब है, एक वो कार्बन। मीथ का वो मतलब क्या है, एक वो कार्बन, ठीक है। अब वो अल्कोहल के बारे में बोले, मिथनॉल में दो कार्बन होते हैं, नहीं भाई, मिथनॉल में एक जो वो कार्बन होता है, क्यों। मीथ है ना, मीथ का मतलब होता ही वन है। मीथ का मतलब क्या है, वन। तो ये वो गलत हो गया। फिर ऑप्शन बी में क्या है, ब्यूटानॉल कैन बी कंबस्टेड टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। भाई कोई भी अल्कोहल जो है वो कंबस्ट हो सकता है, इससे इसका ताल्लुक ही नहीं है कि वो ब्यूटानॉल है, प्रोपेनॉल है, हेक्सानॉल है, पेंटानॉल है, मिथानॉल है, इथेनॉल है। सही है। जो रिएक्शन होता है वो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर होता है, वो इसके ऊपर नहीं होता कि वो कार्बन वो कितने हैं। सही है? जो रिएक्शन होता है वो इसके ऊपर होता है कि ये ये फंक्शन ग्रुप कौन सा है। अब वो बोले कि ब्यूटानॉल कैन बी कंबस्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओनली, हाँ दैट सी बात है भाई। अगर मैं कंप्लीट कंबशन कर रहा हूँ और ब्यूटानॉल है, तो इक्वेशन क्या होगी, C4H9OH, O2 के साथ रिएक्शन है तो ये बन रहा है CO2 + H2O। अब वही जिस तरीके से मैंने आपको वो बैलेंसिंग को सिखाई हुई है, फोर वो कार्बन हैं, तो फोर वो कार्बन CO2 के साथ आ जाएंगे। फिर हाइड्रोजन कितने हैं, वो 10,
यहाँ पर H9 और एक ये तो 10 हो गए। यहाँ पर H2 के साथ दो हाइड्रोजन है तो आ जाएगा 5, 5 to the 10। फिर 8 ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया, 5 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? इट वुड बी 13 ऑक्सीजन। तो एक यहाँ पर है, तो कितने बचे? 12। तो यहाँ पे मैंने वो 6 को लगा दिया। तो ये कंप्लीट कम्बशन। अगर इनकम्प्लीट कम्बशन होती तो इंस्टेड ऑफ दैट CO2 हमारे पास होता CO से। तो यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, फिर इसके बाद सी में क्या बोल रहा है कि भाई इथेनॉल, इथेनॉल इज द ओनली अल्कोहल दैट कैन बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं भाई, ऐसा जो कुछ ये नहीं है। अभी मैंने एक बात समझाई है कि जो रिएक्शन होते हैं ना वो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर होते हैं, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता कि कितने कार्बन है। बेसिकली द रिएक्शन आर डेजिग्नेटेड फॉर द फंक्शन ये ग्रुप्स ना। अल्कोहल के स्पेसिफिक रिएक्शन, अब जिसमें जितने भी कार्बनों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं मिथेनॉल की वो ऑक्सीडेशन करूंगा तो मिथानोइक एसिड बनेगा, इथेनॉल की करूंगा तो इथेनोइक एसिड बनेगा, प्रोपेनॉल की करूंगा तो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, ब्यूटानॉल की करूंगा तो ब्यूटानोइक एसिड जो है वो बनेगा। ठीक है, तो इसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। तो खाली इथेनॉल कम्बस्ट नहीं हो सकता, सारे के सारे कार्बन जो है वो कम्बस्ट हो सकते हैं। ठीक है, फिर वो बोले कि प्रोपेनॉल कैन बी मेड बाय द कैटलाइज एडिशन ऑफ स्टीम टू इथीन। इथीन से इथेनॉल वो बनेगा, इस चीज को ये तो समझो। ठीक है, ये हमारे पास ना चेन होती है। ठीक है, अब वो चेन हमारे पास जो है वो होती क्या है, इसको सुन लो। इथीन है, जैसे फर्ज करो इथेन था हमारे पास, इथेन था, इथेन से हमने इथीन बनाया, क्रैकिंग करी। ठीक है, तो वही सेम चीज बनेगी। फिर इथीन से बनेगा इथेनॉल, और इथेनॉल से बनेगा इथेनोइक एसिड। यानी कि ये चीज देखो सेम है, बाकी ये चेंज हो रहा है। ये मेरे पास एल्केन था, ठीक है, ये मेरे पास एल्केन था, एल्केन से क्या बना? एल्कीन, लेकिन नंबर ऑफ ये कार्बन सेम रहे। एल्कीन इथेन, इथीन, और फिर उससे क्या बना? इथीन का मैंने जो है ना वो एडिशन, ये रिएक्शन कर दिया वही स्टीम वाला, तो ये बन गया एल्कोहल। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन जो है दे आर सेम। फिर देन उसके बाद मैंने ऑक्सीडेशन कर दी तो हेथानोइक एसिड बन गया, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बन गया। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ये वो कार्बन जो है वो सेम है, वो कभी चेंज नहीं हो रहे, वो चेंज होते भी नहीं है। ठीक है, अगर चेंज हो रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपने कुछ ना कुछ जो है ना गलती करी हुई है। सही है, तो ये भी गलत है। प्रोपेनॉल से अगर प्रोपेनॉल बन रहा है तो वो प्रोपीन से वो बनेगा, इथीन से नहीं वो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो किससे बनेगा? प्रोपीन से बनेगा, इथीन से नहीं बनेगा। तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो बी इसलिए सही। फिर वो बोल रहे हैं कि भाई द डायग्राम शोज, द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड कॉल्ड इथानोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि 1 मोल ऑफ इथानोइक एनहाइड्राइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई वो बोल रहे हैं कि मैं 1 मोल ऑफ इथानोइक एसिड से अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन करता हूँ तो 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। कैसे बनते हैं वो भी समझा रहा हूँ। ठीक है, ये ये हेयर्स में अक्सर आ जाता है इस टाइप की चीज ना, लेकिन यहाँ ओ लेवल्स और IGCSE में बहुत रेयर होता है। दिस कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल टू फॉर्म एन एस्टर। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो इससे वो बन रहा है, अगर मैं उसका रिएक्शन जो है ना इथेनॉल के साथ करा दूं तो वो एस्टर को बना रहा है। वो बोले हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड विद 1 मोल ऑफ इथेनोइक एनहाइड्राइड एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एस्टर। अच्छा भाई, अब देखो यहाँ पर ये होगा कैसे, और ये हमने जो है ना वो करना कैसे। देखो अब यहाँ पर हमारे पास अगर मैं अल्कोहल के साथ इसका H2O के साथ रिएक्शन करूंगा ना तो आपको वही वाला जहन में बुलाना होगा, हाइड्रोलिसिस वाला ना। ठीक है, अब वो क्या होता है कि जो ये वाला जो, जैसे फर्ज करो इसको, ये फर्ज करो अगर ये एस्टर है तो ये उसी तरीके से एस्टर की तरह ये टूटेगा अगर मैं इसके H2O के साथ रिएक्शन कराऊंगा। ठीक है, तो इसके साथ जो H2O है तो जाहिर सी बात है H2O में H प्लस और OH वो माइनस होगा। तो OH माइनस इसके साथ आके ये हेड हो जाएगा, H प्लस इसके साथ आके हेड हो जाएगा। सेम उसी तरीके से इसको ये ब्रेक करेंगे जिस तरीके से हम एस्टर को ब्रेक वो करते थे ना। भाई यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और फिर इसके साथ ये चीज अटैच्ड है। आप चाहे तो ये वाला पार्ट भी वो ले सकते हो। ठीक है, तो जिसके साथ C डबल बॉन्ड हो होगा ना उसके साथ आ जाएगा हुए। जैसे यहाँ पे ये था ना C डबल बॉन्ड O C सिंगल बॉन्ड O, तो आपने यहाँ से C सिंगल बॉन्ड O को ब्रेक किया जैसे हम एस्टर को करते हैं ब्रेक। ठीक है, एस्टर को इसी तरीके से हम ब्रेक जो है ना वो करते हैं ना, एस्टर को इसी तरीके से हम ब्रेक जो है ना वो करते हैं यूं करके। इसके साथ आ जाता है OH माइनस, इसके साथ आ जाता है H प्लस। ठीक है,
जो बेसिक हाइड्रोलिसिस होती है। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, इस तरीके से ये ब्रेक होगा, ये वाला जो OH है वो इसके साथ जो ज्वाइन हो जाएगा, और ये इसके साथ जो ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है। तो ये दो अलग अलग कंपाउंड बेसिकली हमारे पास आ जाएंगे, एक हो गया ये और एक हो गया ये। तो ये येलो वाला क्या बनेगा, इसकी तरफ आ जाते हैं। येलो वाला बनेगा हमारे पास CH3। ये रहा ना CH3 यहाँ पे, ये ठीक है। फिर C डबल बॉन्डो और इस वैलेंसी पे आ जाएगा OH। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ना, C OH। बल्कि इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, C OH। फिर यहाँ पे ये भी सेम वही कार्बोक्सिलिक एसिड जो वो बन जाएगा। अगर आपको देखो, ये जो एच है, ये जो हमारे पास ये एच है ना, ये जो हमारे पास ये एच है, ये इस ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, वही CH3 COOH। तो सेम ही कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। अब अगर मैं इसका रिएक्शन मेथनॉल इसका रिएक्शन अगर मैं इथेनॉल के साथ करा दूं, उसने कहा है ना यहाँ पर इसका रिएक्शन इथेनॉल के साथ हो रहा है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है ना, इसका रिएक्शन इथेनॉल के साथ हो रहा है। तो ये कौन सा एस्टर बनेगा। तो भाई यहाँ पर इसको लिया, उसका रिएक्शन जो है वो कर देते हैं। यहाँ से इसको उठा के कॉपी कर दिया। ठीक है। इसका रिएक्शन हो रहा है भैया इथेनॉल के साथ, HO, और ये आ जाएगा C2H5। ठीक है। अब ये जो कार्बोक्सिलिक का OH है, ये अल्कोहल के H के साथ रिएक्शन करके H2 को बना लेगा, जिसको हम जो यहाँ पे वो शो नहीं करते। ठीक है। यानी कि यहाँ पे शो नहीं करेंगे ना। और यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O है, ये इस ऑक्सीजन के साथ जो वो ज्वाइन हो जाएगा ये। ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5। अच्छा, C2H5 को मैं ओपन करके वो दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ओपन करके ही वो दिखाया हुआ है प्रॉपर स्ट्रक्चर के सेंस में। तो ये मेरा एस्टर जो है वो बन रहा है ना। अभी मेरा एस्टर बन रहा है। अब मुझे अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ी, सॉरी, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ी, सिर्फ एक। इसके साथ ये हुए चाहे इसके साथ ये H+ है, तो एक मॉलिक्यूल मुझे चाहिए था A और B। ठीक है। टू नहीं चाहिए। अब स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, उसको जो है वो मैच कर लो। स्ट्रक्चर ये बन रहा है। ठीक है। तो ये हमारा वो मैच कर रहा है A वाले के साथ और D वाले के साथ। तो आंसर कौन सा है, A। ठीक। अच्छा, देन फिर इसके बाद हमारे पास है वो, अच्छा अब यहाँ पे नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है। अच्छा देखो, ये तो काफी आसान क्वेश्चन हमारे पास है। वो बोल रहा है कि भाई विच कंपाउंड इज एन अल्कोहल, इनमें से कौन सा अल्कोहल है। अल्कोहल वही होगा जिसके पास खाली OH होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो OH वो किन के पास है, OH यहाँ पर है, OH यहाँ पर है, बस। बाकी A और D के पास तो OH है ही नहीं, इसके पास तो C, ये O है, इसके पास C डबल बॉन्ड O है। ठीक है। तो ये OH नहीं है। अच्छा, ये जो C है ना, C के पास ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। अगर आप C को देखोगे तो इट इज फॉर्मिंग अ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि C डबल बॉन्ड O आ रहा है ना ये पूरा। ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो ये भी अल्कोहल नहीं है। ये सिर्फ अल्कोहल है क्योंकि यहाँ पे खाली OH आ रहा है, दो अल्कोहल आ रहे हैं। तो B मेरा आंसर है। ठीक है। फिर देन उसके बाद हमारे पास है, वो बोल रहा है कि भाई एन एस्टर हैज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ C3CH3 COO CH2CH2CH3, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एस्टर। अच्छा देखो, बहुत बहुत दफा मैंने आपको इसकी नेमिंग सिखाई है, 1 2 3 वो करके ना। अगर आपको याद है तो कभी कभी भी गलती नहीं होगी, यानी कि एक दफा भी गलती नहीं होगी ना। ये स्ट्रक्चर है ना इसका, अगर मैं इसको बनाऊं इस तरीके से ना। ठीक है। मैंने आपको किस तरीके से को बताया, उसी तरीके से मैं कराऊंगा, कभी भी एस्टर की नेमिंग में गलती नहीं होगी। ठीक है। देखो, ये आपके पास जो है ना, ये आपके पास होता है अल्काइल ग्रुप। ये आपके पास क्या है, अल्काइल ग्रुप। ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रांच। सबसे पहले इसी की वो नेमिंग करते हैं। फिर देन सेकंड हमारे पास आता है ये होती है कार्बन चेन। दिस इज आर कार्बन चेन। ठीक है। और ये इसकी नेमिंग होती है वो सेकंड पर। फिर हमारे पास आता है C डबल बॉन्ड O, जो कि हमारे पास होता है एस्टर का ग्रुप।
ठीक है। इसकी होती है थर्ड पे, इसको बोलते हैं ओएट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अल्काइल में मेरे पास वो कार्बन्स कितने हैं, तीन जो वो कार्बन्स हैं। तो तीन वो कार्बन वाले अल्काइल को क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रोपाइल्स। देखो मैंने ये 1 2 इसलिए लिखा है ताकि आपको ये पता हो कि वो पहले किसकी नेमिंग करनी है। तो ये तीन वो कार्बन वाला अल्काइल है, तो ये प्रोपाइल है। फिर सेकंड में आना है पर वो कार्बन चेन है, वो कार्बन कितने, दो हैं, और दोनों के दोनों जो है वो सिंगल वो बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, तो इट इज इथेन। तो ये हो गया प्रोपाइल इथेन। सही। इट इज प्रोपाइल इथेन, क्योंकि दो वो कार्बन है ना, इट इज प्रोपाइल इथेन। फिर उसके बाद मेरा यहाँ पे ये होइट आ गया एस्टर का, तो ये हो गया प्रोपाइल इथानोइट। इट इज सी। सही। फिर से के बाद समझा रहा हूँ, तो जो ये वाला ग्रुप होता है जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होता है, ये अल्काइल होता है, सबसे पहले इसकी पीपो नेमिंग करते हैं। फिर देन उसके बाद, अच्छा अब देखो, हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, तीन वो कार्बन थे ना, तो प्रोपाइल, तीन वो कार्बन है तो प्रोप होता है, लेकिन अल्काइल है तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोपाइल। तो उसको हमने क्या बोला, प्रोपाइल। फिर देन ये वाले जो हमारे पास वो कार्बन थे, ये फिर आते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद इसकी वो नेमिंग करते हैं, ये हमारा होता है वो कार्बन चेन। यहाँ पे कितने वो कार्बन है, दो वो कार्बन है ना, यानी कि ये वाले कार्बन और जो सी डबल बॉन्ड वाला वो कार्बन है, वो भी इंक्लूडेड होता है कार्बन चेन में। तो ये दो वो कार्बन है, दोनों सिंगल बॉन्ड से वो कनेक्टेड है, तो हिथेन। फिर यहाँ पर एस्टर हमारे पास है, एस्टर को बोलते हैं होएट, ये आता है थर्ड, तो प्रोपाइल हिथानोएट ना। तो 1 2 और 3 इसको करना काफी जरूरी होता है इस तरीके से ना, नहीं तो ये बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती है। इसको इसी तरीके से याद रखना। सही। अच्छा देन फिर उसके बाद हमारे पास है, वो बोले कि पेट्रोलियम इज separated into the fraction in a fractionating column, which property of the fraction increases from bottom to top, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है ना इनका। अच्छा, फ्रॉम टॉप टू, सॉरी बॉटम टू टॉप, ओके। अच्छा देखो, बॉटम टू वो टॉप की को बात कर रहे हैं ना, अब हम जब फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, उसमें बॉटम पे वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जैसे फर्स्ट करो मेरे पास ये फ्रैक्शनेटिंग वो कॉलम है ना, ये मेरे पास एक फ्रैक्शनेटिंग जो वो कॉलम है, ठीक है। बॉटम पे टेम्परेचर जो वो ज्यादा होता है, और वो टॉप पे टेम्परेचर जो है वो लो होता है, ठीक है। यहाँ पर लो टेम्परेचर है तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा, यानी नीचे आते हुए टेम्परेचर वो ज्यादा होता है, ऊपर आते हुए टेम्परेचर जो वो कम होता है। अब अगर टेम्परेचर वो लो है, तो ऊपर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो भी वो लो होगा, क्योंकि टेम्परेचर वो लो है ना, तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट ऊपर है वो ऊपर वो कंडेंस होंगे, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है वो नीचे वो कंडेंस होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है। ये उसने उल्टी पे बात करती है। अगर वो ये बात बोलता है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ द फ्रैक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कौन सी ये प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, तो फिर वो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट फिट बैठता है ना, क्योंकि ऊपर लो है नीचे हाई है। लेकिन उसने कहा है कि वो कौन सा है जो नीचे से ऊपर इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, चेन को लेंथ जो है वो भी ऊपर से वो नीचे इंक्रीज होती है, क्योंकि अगर बॉइलिंग पॉइंट वो ज्यादा होगा तो चेन, ये डिपेंड ही उसके ऊपर करता है नंबर ऑफ ये वो कार्बन्स पे। जो स्मॉल चेन होती है ना, वो ऊपर कंडेंस होती हैं। क्यों, क्योंकि उनका बॉइलिंग, क्योंकि जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट वो ज्यादा होगा, जितना कम वो कार्बन होंगे मेरे पास किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। और नीचे जो है वो लार्ज चेन जो है वो होती है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा, विस्कोसिटी का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना इस चीज से, ठीक है। नॉर्मली नीचे ज्यादा फिस्कस होता है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, तो चेन लेंथ का ताल्लुक डायरेक्टली विस्कोसिटी से होता है। चेन लेंथ का ताल्लुक जो है ना विस्कोसिटी से वो होता है। अगर चेन लेंथ बड़ा कार्बन है तो विस्कोसिटी भी बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली नीचे आता है वे विस्कोसिटी भी इंक्रीज होती है, लेस विस्कस, ये भी आप बोल सकते हो ना। विस्कोसिटी का वो मतलब है थिकनेस ना, जैसे हनी और ये वाटर है, तो हनी ज्यादा विस्कस होता है, तो हनी ज्यादा वो थिक होता है तो वो ज्यादा ये विस्कस है। हनी ज्यादा थिक होता है तो हनी ज्यादा विस्कस है। और वाटर जो है वो इतना थिक नहीं होता तो वो लेस विस्कस होता है। ठीक है। फिर देन उसके बाद
वॉलेटिलिटी क्या होती है? ईज ऑफ चेंजिंग स्टेट फ्रॉम द गैस, सॉरी फ्रॉम लिक्विड टू गैस। वॉलेटिलिटी क्या है? ईज ऑफ चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस। सही है। अब ईज ऑफ चेंजिंग यानी कितनी आसानी से वो लिक्विड से गैस में चेंज हुए वो हो जाता है, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। सही है। ईज ऑफ वेपराइजेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, यस। इसको हम ये भी को बोल सकते हैं ईज ऑफ वेपराइजेशन ना, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। सही है। इसको ईज ऑफ वेपराइजेशन भी हम बोल सकते हैं। सही है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्या है कि देखो जितना, अब देखो इसको एक चीज को समझो, जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे ना उतनी आसानी से जो है ना लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाएगा, यानी वेपराइज हो जाएगा। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी वीक होंगी, अब देखो इसमें बहुत सारे की कॉन्सेप्ट आ गए ना। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉलेटिलिटी से, यानी इन शॉर्ट वेपराइजेशन से, सॉरी ईज ऑफ वेपराइजेशन यानी वॉलेटिलिटी से। यानी कि जितना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उतना मेरे लिए मुश्किल होगा वेपराइज करना। बात समझ आ रही है? और जितना मेल्टिंग एंड ये बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उतना मेरे लिए आसान होगा वेपराइज करना, यानी वॉलेटाइल करना। सो बेसिकली अगर किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो उसकी वॉलेटिलिटी क्या होगी? वो कम होगी। क्योंकि वो मुश्किल से फिर अपना ये प्राइस होगा ना। सो बेसिकली वॉलेटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो अब होता क्या है कि नीचे से ऊपर जा रहा हूँ अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ तो टेम्परेचर के वो लो है, बॉइलिंग पॉइंट भी ये लो है। क्यों? क्योंकि स्मॉलर चेन है, यानी नंबर ऑफ कार्बन्स कम है, तो नंबर ऑफ कार्बन्स कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है ये वीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक हैं तो ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो अगर लो बॉइलिंग पॉइंट है तो ये वॉलेटिलिटी क्या होगी? हाई होगी। क्योंकि फिर वो ज्यादा आसानी से जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो फिर ज्यादा आसानी से जो है ना वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम लिक्विड टू गैस। सो यस, वॉलेटिलिटी वो एक प्रॉपर्टी है जो कि बॉटम टू टॉप इंक्रीज होती है, क्योंकि वॉलेटिलिटी और ये बॉइलिंग पॉइंट ये आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। वॉलेटिलिटी का मतलब ही यही है कि वो कितनी आसानी से लिक्विड से गैस में जा रहा है, यानी कि ये वेपराइज हो रहा है। तो जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उतनी आसानी से वो अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, उतना कम हमें हीट देनी पड़ेगी। जितना ज्यादा वो बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ही मुश्किल से वो अपनी स्टेट चेंज करेगा, यानी उतना ही लेस वोलेटाइल होगा। यहाँ पे क्या हो गया? लेस, नीचे लेस वोलेटाइल होगा, ऊपर हाई होगा। तो यस, डी इज माई आंसर। ठीक है। फिर वो बोले कि थ्री स्टेटमेंट्स अबाउट द एल्कीन्स आर लिस्टेड, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? दे कंटेन carbon and hydrogen only, yes absolutely correct, they are hydrocarbons। ठीक है। they contains only single covalent bond, नहीं एल्कीन है, एल्कीन तो होता ही क्या है? डबल बॉन्ड होता है। they are saturated, नहीं they are अच्छा सॉरी, एल्केन्स के बारे में पूछा, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट एल्कीन्स ना, सॉरी मैंने एल्कीन्स पढ़ लिया था। एल्केन यानी कि कार्बन टू कार्बन वो सिंगल बॉन्ड। सही है। अब यहाँ पे यस दे आर हाइड्रोकार्बन, ये तो एल्कीन और एल्कीन को दोनों के लिए ठीक है। दे कंटेन्स ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यस ये भी सही है, क्योंकि एल्केन तो होता ही वही है जिसमें वो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। फिर दे आर सैचुरेटेड, यस क्योंकि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये सैचुरेटेड होंगे, यानी 1 2 एंड 3 तीनों जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वो बोल रहा है कि भाई द फ्लो चार्ट शोज द सम रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब बोले कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद लार्ज मॉलिक्यूल प्रोसेस, ये बनने में क्या हो रहा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद स्मॉल मॉलिक्यूल, यानी
क्रैकिंग हो रही है, एल्केन एल्कीन में चेंज हो रहा है ना। ये क्या हो रही है, क्रैकिंग हो रही है, यानी कि लार्जर एल्केन किस में चेंज हो रहा है, स्मॉलर एल्केन और एल्कीन में। यहाँ पे खाली एल्कीन लिखा है ना, स्मॉलर एल्कीन में। सो बेसिकली ये क्रैकिंग है। फिर सेकंड में जो हमारे पास एल्कीन आया है, उसका हम H2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, यानी एडिशन रिएक्शन हम कर रहे हैं। ठीक है, एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं H2 के साथ, जिसमें निकल या प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है। और मेरा एल्कीन जो है वो एल्कीन में चेंज हो जाता है। वो बोल रहा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद स्मॉल मॉलिक्यूल। अब जो अनसैचुरेटेड यानी एल्कीन, अच्छा मुझे पता कैसे चला कि एल्कीन है, उसने कहा हुआ है ना अनसैचुरेटेड, यानी अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और सैचुरेटेड का मतलब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। तो सैचुरेटेड, अब उसने यहाँ पे क्या बोला है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद लार्ज मॉलिक्यूल, यानी कि बड़ा एल्केन है, लार्जर एल्केन है, उसकी हम ये क्रैकिंग कर रहे हैं। तो उससे क्या बन रहा है, अनसैचुरेटेड यानी कि एल्कीन बन रहा है, हाइड्रोकार्बन विद स्मॉल मॉलिक्यूल यानी छोटा मॉलिक्यूल बन रहा है। तो ये क्रैकिंग है। ठीक है, अब फिर उसी एल्कीन में मैं H2 ऐड कर रहा हूँ, यानी एडिशन रिएक्शन होता है एल्कीन का, आपको ये पता होना चाहिए, जिससे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे स्मॉल मॉलिक्यूल, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल ही बन रहा है ना। तो सैचुरेटेड हो रहा है, यानी एल्कीन से एल्कीन बन रहा है ना। तो इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, और इसमें H2 एज ए रिएजेंट यूज होता है, और निकल या प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट के तौर पे कुछ यूज होता है। ठीक है, तो प्रोसेस वन हमारे पास क्या है, ये क्रैकिंग है, ए और सी। और हीट विथ, अच्छा हीट भी यहाँ पे जो वैसे वो यूज होती है ना, ठीक है, मैंने लिखा नहीं, हीट भी यूज होती है ना, ठीक है। तो निकल कैटलिस्ट यूज होता है। कंडीशन क्या चाहिए, हीट प्लस निकल कैटलिस्ट, निकल या पे ये प्लेटिनम कोई भी यूज कर सकते हो। तो ए मेरा आंसर। तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका। वो बोल रहा है कि भाई द स्ट्रक्चर ऑफ द कंडेंसेशन पॉलीमर इज शोन, विच टू मोनोमर फॉर्म दिस पॉलीमर। अच्छा अब ये चीज वो सुन लो, ये मेरे पास है क्या, ये मेरे पास हमाइड है, तो आप इसमें करोगे क्या, कोई भी तीन अमाइड जो लिंकेजेस हैं उसको हाईलाइट कर लो, और जब भी वो आपको वापस मोनोमर बनाने के लिए देगा, तो वो तीन जो है ना, आपको वो लिंकेजेस देगा। एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई। तीन आपने ऑल्टरने कंसेक्यूटिव लिंकेजेस कर ली। अब उसी तरीके से होगा जैसे ये हम करते थे, हाइड्रोलिसिस जो होती थी, C डबल बॉन्ड O NH, यानी जो रिएक्शन होता था वो इनवर्स होता था ना, जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन का रिएक्शन करते थे, तो वो इनवर्स होता था। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन करूँ कार्बोक्सिलिक एसिड का अमाइन के साथ, तो यूं होता था ना, इसको मैंने बोल दिया R, यानी कुछ भी हो सकता है, ये OH है, और यहाँ पे ये NH है। अब ये कार्बोक्सिलिक का OH और अमाइन का H, ये मिलके H2O जो है वो फॉर्म करेंगे। अब जो ये रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल होता है, यानी कि जिस तरीके से बना उसी तरीके से ये टूटेगा भी। अब ये जो रिएक्शन हमारे पास हो रहा है, इसमें H2O ये प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। वैसे यहाँ पे लिखा भी कंडेंसेशन पॉलीमर ना, तो ये कंडेंसेशन है। अब कंडेंसेशन का, अब मैं अगर मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O है वो इस NH के साथ ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि ये इसका OH और इसका H मिलके H2O जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा R C डबल बॉन्ड O। अब ये C डबल बॉन्ड O किसका ज्वाइन होगा, NH के साथ। सही है, और ये R। अब जिस तरीके से ये, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिस तरीके से बना उसी तरीके से वापस भी ये पर टूटेगा। तो कंडेंसेशन, और यहाँ पर इसके साथ जो ये H2O बना है वो हमने लिखा नहीं, H2O आ गया। अब वापस रिएक्शन क्या होगा, ये जो हमाइड बना है हमारे पास, ये वापस H2O के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जो H2O के साथ रिएक्शन होता है, हम इसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो अब जिस तरीके से ये बना है C डबल बॉन्ड O और NH, इसी तरीके से वापस ये टूटेगा भी है। तो यूं करके ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ये वापस एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक और NH में चेंज हो जाएगा। अब ये बेसिकली आपने ये वो करना क्या है, आपने जो यहाँ पर आपको हमाइट दिए गए, आपने इसी तरीके से वो ब्रेक कर लेना है। ठीक है, यानी सी, जिस तरीके से ये वो बने हैं ना C डबल बॉन्ड और NH, इसी को आपने वापस जो को ब्रेक कर लेना है। तो यहाँ पर आपने इसको किया ब्रेक,
इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, और इसको ब्रेक किया। अब आपके पास दो, सॉरी, सी डबल बॉन्ड ओ और NH का जो वो बॉन्ड था उसको आपने वो ब्रेक कर दिया, क्योंकि यही बना था। अब आपके पास दो साइड्स आ गए। एक साइड ये रहा आपके पास, और एक साइड ये रहा। तो एक मोनोमर ये रहा, और एक मोनोमर ये रहा, मोनोमर 2। ठीक है। अब जब आप इसमें इनवर्स रिएक्शन कर रहे हो तो आप H2O के साथ करते हो ना, क्योंकि हाइड्रोलिसिस है। तो H2O का जो OH होता है, H2O का जाहिर सी बात है H प्लस होगा, OH माइनस होगा। जब भी मैंने ऊपर भी ये बात आपको पता ही है, H प्लस और OH वाली। तो जो OH होगा वो C डबल बॉन्ड O के साथ आके वो ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है। और जो H होगा वो NH के साथ आके वो ज्वाइन हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है। तो जो मोनोमर 1 है वो हमारा वो क्या बन जाएगा, पहले ये वाला वो पार्ट बनाओ, फिर ये जो सी, ये जो ये वाली ये बॉन्ड है सी का, इसको इसमें OH ज्वाइन कर दो। CH2 और C डबल बॉन्ड OH। सही। और ये वाला जो है इसके साथ NH के साथ H जो है ना वो ज्वाइन कर दो। ठीक है। अब इसने तो वो दिया हुआ है ना, हमने तो यहाँ पे आपको एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया, हमने तो यहाँ पे बनाया। अब इसका जो है ना वो हला गया, तो किसी तरीके से स्ट्रक्चर बना लो ये, जैसे उसने दिया हुआ है ना। तो ये हमारे पास है HCOH, फिर CH2 और COH। और इसका स्ट्रक्चर क्या है नीचे वाले का, NH2, फिर बीच में CH2, फिर NH2। अब आप इसको जो है वो मैच कर लो। ठीक है। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को मैच कर लो, किसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है, इन दोनों के साथ। तो बी या सी में से कोई एक होगा। ठीक है। ए और डी का मैच नहीं कर रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। और NH का मैच कर लो। NH का किसके साथ मैच कर रहा है ये, तो ये इसके साथ मैच कर रहे हैं। तो इसका दोनों का किसका मैच कर रहा है, सी का। तो सी इज माई आंसर। देखो उसे पता है उसने ये गड़बड़ क्या करी है। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक वाले के साथ दो CH2 आ रहे हैं ना, यहाँ पे दो CH2 और बाकियों के साथ उसने एक CH2 को लगाया, तो ये कंफ्यूजन हो जाती है। तो एक CH2 वाला थोड़ी आंसर होगा। सही।